Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, यानी कि हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जैसे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, होप सो आपने इनके न्यूमेरिकल्स करे होंगे और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होंगे और बहुत मज़ा भी आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को सम अप करने लगे हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने लगे हैं वॉन हॉफ फैक्टर के बारे में। उस पे चलने से पहले, हमारे टॉपिक पे चलने से पहले, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, देर किस बात की है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम देखने लगे हैं हमारा टॉपिक क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें पहले कुछ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अंदर जो पहला वर्ड है ऑस्मोटिक यानी कि ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में राइज करता है भी ऑस्मोसिस क्या होता है। बायो में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से किया होगा, विद डायग्राम्स किया होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, जितने भी स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनको मैं बता दूं भी ऑस्मोसिस कुछ खास डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। एक छोटी सी टर्म है जिसका हमें पता होना चाहिए भी सॉल्यूट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है और सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ट्रैवल करना, सॉल्यूट पार्टिकल्स का या सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ये कैसे होता है इसको देखने से पहले एक और टर्म है डिफ्यूजन। एक और टर्म है डिफ्यूजन। आप सब ने 9th क्लास में या मैं कहूँ 10th क्लास में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का डिफरेंस भी किया होगा, याद कीजिए। तो डिफ्यूजन तब जो आपने पढ़ी थी वो क्या होती थी भी, क्या होना, मूवमेंट होना पार्टिकल्स का फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration। ठीक है, अब आप ये चीज़ को देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है, एक मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। इसको समझने के लिए मैं क्या करवाती हूँ, आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर मेरे पास क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, कोई भी सिंपल मेम्ब्रेन है, ठीक है, नॉर्मल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम कर रही है। तो ये आप लिख लीजिए भी ये क्या है, मेम्ब्रेन है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, मान लो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इस बॉक्स के अंदर वो है C1 कंसंट्रेशन और जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो है C2 कंसंट्रेशन। अब आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, मैं बोल रही हूँ भी नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह में जाना है ना। अब नेट मूवमेंट का क्या मतलब होता है, नेट का मतलब होता है अगर पार्टिकल C1 से C2 में जा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स C2 से भी C1 में आएंगे। अब आप कहोगे मैम पार्टिकल्स का आना जाना, हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन क्या चीज़ है। देखो मैं बोल रही हूँ इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल C1 की कंसंट्रेशन C2 के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, C1 की कंसंट्रेशन C2 की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। इस केस में जब मैं भी बोलूँगी ना भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मान लीजिएगा उस टाइम पर सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात हो रही है भी सॉल्यूट पार्टिकल C1 के केस में ज़्यादा है। तो अब मैंने बोला C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है, तो नॉर्मल डिफ्यूजन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की। कौन से पार्टिकल्स, मैंने बोला भी C1 अगर कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो सॉल्यूट को कंसीडर किया जाएगा। ये पीछे से ही है, मतलब ये आपको मैं बोलूँ भी याद ही ऐसे करना होता है भी वो सॉल्यूट की ही बात कर रहा है।
ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सोल्यूट की बात हो रही है, मतलब कि किसकी मूवमेंट होगी, सोल्यूट की मूवमेंट होगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब इन दोनों में से हायर कंसंट्रेशन वाला कौन सा है, C1 है, और लोअर वाला कौन सा है, C2 है। तो हायर से लोअर में जब सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। लेकिन मैंने आपको यहीं पे बोला भी नेट मूवमेंट, यानी कि दोनों तरफ से मूवमेंट हो रही है। अगर C1 से C2 में सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो जा रहे हैं बहुत सारे अमाउंट में, क्योंकि C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो C2 से भी कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, C1 में जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ भी C1 में क्या चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट है, C1 में सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्सेस में प्रेजेंट है, और C2 में क्या चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट है, तो वो है सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये थे डिफ्यूजन के बारे में। भी एक हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में जब पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है, और ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या होता है, देखो आप सबने देखा होगा घर में आप लोग अचार डालते होंगे ना, मम्मी आपकी दादी मम्मी क्या करते हैं, अचार डालते हैं। वो अचार कैसे डालते हैं, रॉ मैंगोज लेते हैं, है ना, हाँ जी बच्चों, आप सबने देखा होगा घर में आपकी मम्मी दादी क्या करती है, अचार डालती हैं, रॉ मैंगोज, है ना, रॉ मैंगोज का अचार डालता है। तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो मैंगोज जो होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं और क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। क्या प्रोसेस है उसके पीछे, क्या प्रोसेस है, भी नमक डालते हैं तो मैंगोज पानी छोड़ जाते हैं और वो श्रिंक कर जाते हैं। वो प्रोसेस जो होता है हमारा स्टूडेंट्स, वो होता है ऑस्मोसिस, वो होता है ऑस्मोसिस। ये हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, मैंने खुद से नहीं बनाया, ये हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। भी घर में मम्मी अचार बना रही है, आपने सॉल्ट जब डाला उन रॉ मैंगोज पे, तो क्या करते हैं वो मैंगोज क्या करते हैं, लिक्विड अपना पानी जो है वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि मैंगोज के अंदर क्या ज़्यादा होता है, मैंगोज के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, और वो क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है, वाटर को अपने अंदर से निकाल के बाहर निकाल के क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। इस प्रोसेस को मैं इन डिटेल समझाऊंगी ऑस्मोसिस की हेल्प से। देखो कैसे, ऑस्मोसिस में चलने से पहले डिफ्यूजन को नोट कर लीजिए, क्योंकि डिफ्यूजन का पता होना ज़रूरी है। हम बात ऑस्मोटिक प्रेशर की ही करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ऑस्मोटिक प्रेशर में वर्ड आता है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो डिफ्यूजन तो पता चल गया, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करना, है ना। अब ऑस्मोसिस को भी देखते हैं। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लो स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन के बारे में, अब ऑस्मोसिस के बारे में स्टडी करते हैं। ऑस्मोसिस को स्टडी करने के लिए डिफरेंस देखो, डिफ्यूजन के साथ ही कंपेयर करके दिखाऊंगी। मान लो मैंने जो लिया यहाँ पर जो मैंने बच्चों सॉल्यूशन लिया ना, इसके अंदर मैंने क्या किया, जो मेम्ब्रेन ली वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली। ये जो इस बार मैंने मेम्ब्रेन ली, ये मैंने क्या ली, ये मैंने ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे नोट कर लो, मैंने कौन सी मेम्ब्रेन ली, मैंने ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर मैं कहूँ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या हुआ, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हुई जो सेलेक्टिवली, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ही ट्रैवल करने देगी। लेकिन डिफ्यूजन के केस में हमने देखा था, हमने SPM नहीं लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं ली, हमने एक नॉर्मल मेम्ब्रेन ली जिसमें नेट मूवमेंट देखा गया। अभी इधर से इधर भी पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो इधर से इधर भी कुछ पार्टिकल्स की ट्रैवल हो रही है। लाइक अगर इधर से इधर सॉल्यूट जा रहे हैं तो इधर से इधर क्या जाएंगे, सॉल्वेंट भी जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ऑस्मोसिस के केस में ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऑस्मोसिस के केस में मैंने बोला भी मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, मतलब ये कुछ पार्टिकल्स को ही जाने देगा, सिर्फ एक सेलेक्टिव मतलब पार्टिकल्स को भी यही जा सकते हैं और तो कोई जा ही नहीं सकता। उसमें ऐसी कोई रोक टोक तो नहीं थी, इसमें रोक टोक है। देखो
अब यहाँ पर भी मैं क्या लेती हूँ, ये मेरी C1 कंसंट्रेशन है, ये मेरी C2 कंसंट्रेशन है। मैं बोलती हूँ जो C1 है वो C2 से ज़्यादा है, यानी कि C1 के अंदर क्या ज़्यादा है, C1 के अंदर ज़्यादा है सॉल्यूट पार्टिकल्स, और C2 के अंदर क्या ज़्यादा है स्टूडेंट्स, C2 के अंदर क्या ज़्यादा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो ऑस्मोसिस ये कहता है भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही ट्रैवल कर सकते हैं एसपीएम से। एसपीएम एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है जो अलाउ करता है सिलेक्टिवली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को टू ट्रैवल फ्रॉम सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन वेयर सॉल्यूट इज प्रेजेंट। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैंने बोला भी एसपीएम जो है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का एक फीचर है, ये ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ट्रैवल करने देगी। डिफ्यूजन के केस में क्या होता था, सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे थे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो कहता है सिर्फ सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा, सॉल्यूट ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि दैट इज बिगर इन साइज। तो यहाँ इस सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, इस पे से सिर्फ सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के रीजन से कहाँ पर ट्रैवल करेगा, सॉल्यूट के रीजन पे, यानी कि हायर कंसंट्रेशन के रीजन पे। क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ ना C1 ज़्यादा है C2 से। तो डायग्राम को नोट करो, जो मैंने बोला है मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, पहले इसे नोट कर लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहीं पे लिख के दे रही हूँ भी ये कैसी है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज स्पेशल टाइप of membrane which allows only, जो किसको अलाउ करेगी, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने के लिए, which allows only solvent particles to travel from या move from लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। हायर को ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी स्पेशल टाइप है जो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की ट्रैवल करवाएगी एक लोअर कंसंट्रेशन के रीजन से हायर कंसंट्रेशन के रीजन में। तो ये होता है ऑस्मोसिस, या मैं कहूँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है भी, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो इसमें ट्रैवल कर जाएगा। अब क्या होता है मैंगोस के केस में, रॉ मैंगोस पे जैसे ही आप क्या करोगे, उस पर वो डालोगे, सॉल्ट डालोगे, तो वो क्या करेगा, उसका जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, कहाँ ट्रैवल कर जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्ट सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और जैसे ही पानी निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा मैंगोज में से, वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो केस समझ आया ऑस्मोसिस का, है ना भी। अगर उसमें से सॉल्वेंट ही निकल गया बच्चों, उसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल सारे निकल गए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रैवल करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ से डेवलप हुआ स्टूडेंट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ से आया, मैं आपको बोल रही हूँ भी, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं ना, यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब मान लो मैं क्या करती हूँ, इधर वाली साइड से इसे एक पिस्टन से कनेक्ट कर देती हूँ। पिस्टन से कनेक्ट कर दिया मैंने पिस्टन से क्यों कनेक्ट किया भी, मैं क्या करूँगी, पिस्टन की हेल्प से इस पर प्रेशर लगाना शुरू करूँगी। प्रेशर क्यों लगाऊंगी, क्योंकि देखो सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैं प्रेशर इसलिए लगा रही हूँ ताकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल करना बंद कर जाए। भी आप इतना प्रेशर लगाओ भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूट वाली साइड पे आने से बंद हो जाए, यानी कि C2 वाले पार्टिकल C1 में आने से बंद हो जाए, रुक जाए। तो कितना प्रेशर आपको चाहिए भी ये जो है पार्टिकल्स उनकी मूवमेंट रुक जाए, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड, लिखिए प्रेशर अप्लाइड, pressure applied on solute side or C1 side to stop the movement, of solvent particles
फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब आपको कितना प्रेशर चाहिए भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करते टाइम भी कितने क्रॉस करके रुक जाएं भी। अब तो ऐसा क्रॉस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे? जब तक आप प्रेशर उस पर लगा दोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, वो मतलब ट्रैवल करना बंद कर जाएगा। तो ये तो होता है, क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार ना इस प्रेशर को इतना लगा दिया जाता है, इतना लगा दिया जाता है भी जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा लगा दिया गया। मान लो भी मेरे को बहुत कम प्रेशर चाहिए, तो थोड़ा सा ही प्रेशर चाहिए था उनकी मूवमेंट को रोकने के लिए। मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया पिस्टन से, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ और वो रुक गए पार्टिकल्स की मूवमेंट। लेकिन मैंने फिर से और प्रेशर लगाया और लगाया और लगाया, तो क्या हुआ? रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई। जब मैंने रिक्वायर्ड से भी क्या कर दिया, रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो इधर वाले पार्टिकल्स भी इधर ट्रैवल करना शुरू कर गए। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? भी पहले क्या होता था, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, ऑस्मोसिस यही होती है। प्रेशर लगाया ताकि वो उनकी मूवमेंट रुक जाए, प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब मैंने क्या किया, बहुत और प्रेशर लगा दिया, ओवर लगा दिया, रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा लगा दिया। तो जब ऐसा मैं करूँगी तो इधर वाले भी पार्टिकल्स उधर जाना शुरू कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगा प्रोसेस? वो कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आपके आरओज में देखा जाता है। ठीक है ना, कैंट आरओ ये सब आपने देखा होगा ना, तो उसमें देखा जाता है, जिसमें हेमा मालिनी ऐड कर रही होती है, याद है ना आपको? ब्लू कलर की साड़ी डाली है हेमा मालिनी और वो ऐड दे रही है कैंट आरओ की। तो कैंट आरओ के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, वाटर को प्योरीफाई करता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अभी बताऊंगी डेफिनेशन वगैरह। फिलहाल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे भी इतना प्रेशर हम इस पर अप्लाई करें भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो रुक जाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टूडेंट्स हम किससे डिनोट करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, इसको डिनोट करते हैं पाई से। तो पहले इसे नोट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, हम वो डिराइव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिकली देखने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। क्यों मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा? क्योंकि उसको सॉल्यूट के पार्टिकल से लेना देना है। ठीक है, अब ये पीछे से ही होता है भी, आपको मैं बोलूँ भी एक डेरिवेशन है, यू हैव टू लर्न दिस भी। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की। सो इस केस में स्टूडेंट्स हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। तो मैंने यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको लिख दिया है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सो पहली इक्वेशन थी भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, यहाँ पे इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए भी, वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और सेकंड इक्वेशन ये है भी, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके देखती हूँ तो मेरे पास ये आता है भी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैरिटी और टेम्परेचर। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पर आर यूज़ किया। मैंने क्या यूज़ किया, आर यूज़ किया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ गया, एम आर टी आ गया, एम आर टी आ गया। टी क्या होता है यहाँ पर, टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, पाई हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर m जो है वो मोलैरिटी है स्टूडेंट्स, और r हमारा जो गैस कांस्टेंट होता है सेम वही होता है, r वैल्यूज़ वही लेनी है, सेम ही लेनी है। अब आपको एक चीज़ और मैं बोलती हूँ, एक चीज़ और मैं आपसे पूछती हूँ, मोलैरिटी को मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लिख सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ से क्या डिराइव कर सकती हूँ, मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू आर टी, बोल सकती हूँ। मान लो मैं इसको इधर ले जाती हूँ, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एक इक्वेशन याद आ रही है आपको, गैस कॉन्स्टेंट्स के, गैस की इक्वेशन है वो, गैस लॉ की इक्वेशन क्या होती थी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और ये क्या है, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी।
तो पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर ये किसके लिए प्रेशर होता था, गैसेस के लिए होता था, तो ये किसके लिए, लिक्विड के लिए। यानी कि हमने जो डेरिवेशन डिराइव किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको याद क्या करना है, ये तो वैसे ही मैंने कंपेयर करके बता दिया, याद क्या करना है, एक तो आपको ये इक्वेशन याद करनी है, भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो mRT के इक्वल होता है। पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाएगा जब आपको नंबर ऑफ मोल्स या फिर गिवन मास दे दिया तो नंबर ऑफ मोल्स को खोल लो, वॉल्यूम दे दिया जाएगा, टेम्परेचर दे दिया जाएगा, आर की वैल्यू आप डालिएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से क्या करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करना है, इसे नोट करना है भी ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसके आगे वाला प्रोसेस देखते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती हैं कुछ टर्म्स जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली टर्म आती है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। तो आइसोटोनिक होता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम रहता है थ्रू आउट। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो यानी कि मतलब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से नोट करते हैं ना, तो पाई 1 क्या होगा, पाई 2 के इक्वल होगा। अब आपको फॉर्मूला तो पता है, पाई का क्या होता है, mRT, है ना। मैंने यहाँ बोला सेम टेम्परेचर पर, तो T भी कट जाएगा, R तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो अगर पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 है और टेम्परेचर भी सेम है तो m1 किसके इक्वल्स हो जाएगा, m2 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि दोनों की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये तो होता है आइसोटोनिक का केस। स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। लेस ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ, भी पानी अंदर नहीं है, पानी बाहर ज़्यादा है ना। तो सॉल्वेंट की ट्रैवलिंग होती है ना, सॉल्वेंट ट्रैवल करता है फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन टू हाई, तो क्या होगा, सॉल्वेंट बाहर से अंदर आएगा, तो जब वो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग अकर करेगी। तो वो केस कौन सा होता है, हाइपोटोनिक होता है, जब पाई 1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट के ऑस्मोटिक के प्रेशर की वैल्यू कम होती है पाई 2 से, ठीक है। थर्ड केस आता है हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होना। जैसे कि मैंगोज के केस में मैंने कहा था, मैंगो के अंदर क्या है, मैंगो के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, और बाहर जब सॉल्ट सॉल्यूशन बना तो सॉल्वेंट क्या किया, अंदर से बाहर गया और क्या अकर हुई, श्रिंकिंग अकर हुई। तो वो केस कौन सा होता है, हाइपरटोनिक का केस होता है, भी श्रिंकिंग होती है और मोर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सो स्टूडेंट्स, ये 3 टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आने वाला है एक एग्जाम्पल। सॉरी मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बट आई विल डू इन सच अ वे भी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, फॉर्मूला आपको पता है, आपने पहले से खुद सॉल्व करना है, फिर मुझसे मैच करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। तो देखो क्या है क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ अननोन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, आपको गिवन मास दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है। कोई भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है उसका, इज डिजोल्व्ड टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम को डिजोल्व किया गया ताकि 500 ml का एक सॉल्यूशन बन जाए। देन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन इज 1.23 atm। ऑस्मोटिक प्रेशर उसने बता दिया है 1.23 atm है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। और वो कहते हैं टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, पाई इज इक्वल्स टू mRT, है ना, और m क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स को भी खोल लेते हैं, एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, ऊपर क्या था, RT। वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर्स में स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो पाई की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 1.23 इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 ml में है, तो 1000 में करेंगे, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो लीटर में हो गया। और R और T की वैल्यू पुट करनी है, इसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं ना, वहाँ जगह नहीं है थोड़ी। यहाँ देखो पाई की वैल्यू है 1.23 इज इक्वल्स टू गिवन मास है 10, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वॉल्यूम है 500 ml। तो इससे मैंने क्या किया, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया।
R की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। सो स्टूडेंट्स इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर मास की आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा 400.48 स्टूडेंट्स। तो मॉलिक्यूलर मास हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको उसने क्या कर दिया, सीधा मोलैरिटी से मतलब गोल घुमा दिया ना। पहले आप मोलैरिटी को खोलोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को खोलोगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको जो डेफिनेशन थी हमारी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है या ऑस्मोसिस क्या होता है, वो लिखवाने वाली हूँ ताकि आप उसे नोट कर सकें। सो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती है डेफिनेशन, इसे नोट कर लीजिए। मैं एक बार डिक्टेट करके आपको रिवाइज भी करवा दूंगी। सबसे पहले डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं। रिवाइज करवा रही हूँ पहले। मिनिमम प्रेशर होता है वो हम अप्लाई करते हैं जब सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट में आ रहे होते हैं, उसे रोकने के लिए भी हाँ जी बस सफिशिएंट है, इतना रिक्वायर्ड प्रेशर है। तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है मिनिमम प्रेशर, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द मिनिमम प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे जब हम अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, ताकि सॉल्वेंट की एंट्री प्रिवेंट हो सके। सॉल्यूशन वाली साइड करते हैं ना जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है, वहाँ अप्लाई करते हैं ताकि सॉल्वेंट की एंट्री प्रिवेंट हो सके इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वीडियो को पॉज करेंगे, इस डेफिनेशन को नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, द प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का था प्रेशर, रिक्वायर्ड प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर मैंने लगा दिया तो क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो ट्रैवल कर ही गए, इधर वाले पार्टिकल्स भी उधर चलने चल जाते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इधर वाले भी उधर ट्रैवल करने लग जाते हैं जब रिक्वायर्ड प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। तो क्या बोला मैंने, प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हेन अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए, so the solvent passes through the solution in direction opposite to the natural osmosis। natural osmosis में क्या होता है, सॉल्वेंट इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सॉल्वेंट ट्रैवल करने लग जाता है, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था ऑस्मोटिक प्रेशर पे वो यहीं पर सम अप होता है। सो ये थी हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं वॉन टॉप फैक्टर के बारे में। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।